हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की अपनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो आपके हर प्रकार के रेलवे, डीएमआरसी, यूपीपीसीएल, ओएनजीसी, भेल, पीजीसीआईएल, भेल, ईसीआईएल, सीपीआरआई, जेवीवीएनएल, बीआरओ, सेल, गेल इत्यादि हर कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है, जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो आज हम हल करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अगर यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं सब तक इस प्रकार के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पहुँचें और उनकी भी तैयारी में फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, सोडियम वेपर लैंप का जीवन काल कितना होता है। तो चलिए दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप का जीवन काल कितना होता है। तो सोडियम वेपर लैंप का जीवन काल कितना होता है? 6000 घंटे। 6000 घंटे कौन से? कार्यकारी घंटे, जिसमें 6000 घंटे तक वो लगातार कार्य करता रहे। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग किस लिए होती है। तो डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग किसके लिए की जाती है? कम वोल्टेज और उच्च धारा के लिए। अब लैप के साथ में हमारी दूसरी वाइंडिंग रहती है वेव। तो वेव वाइंडिंग क्यों की जाती है? वेव की जाती है, देखो लैप अगर यदि लो वोल्टेज के लिए है तो वेव किसके लिए हो जाएगी? हाई वोल्टेज के लिए। और वोल्टेज हाई है तो करंट क्या हो गया? कम हो गया है। तो नेक्स्ट हमारी क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हम डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग, तो बताइए दोस्तों फटाफट, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है कंपाउंड जनरेटर का उपयोग? तो कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग कार्यों में। किसके लिए? वेल्डिंग कार्यों के लिए। अगर यदि यहां पर डिफरेंशियल न दे करके कम्युलेटिव नाम दे दिया जाता, क्या नाम दे दिया जाता? कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक तो एक्साइटरों के रूप में। एक्साइटर में दो ही जनरेटर काम में आते हैं, एक तो शंट का और एक कम्युलेटिव कंपाउंड का। तो किसके लिए किया जाएगा? फील्ड एक्साइटर के लिए। किसके लिए? फील्ड एक्साइटर के लिए। अगर यदि मैं बात करूं तो फील्ड एक्साइटर में एक तो कौन सा जनरेटर काम में लेंगे हम? शंट जनरेटर। कौन सा? शंट जनरेटर। और अगर यदि फील्ड एक्साइटर में शंट जनरेटर नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा कौन सा जनरेटर काम में लेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड। कौन सा जनरेटर काम में लेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड। जिसके अलावा दूसरा उपयोग कहाँ करेंगे? पहला उपयोग तो फील्ड एक्साइटर के लिए कर देंगे, दूसरा लाइन में ड्रॉप वोल्टेज की पूर्ति के लिए। लाइनों में ड्रॉप वोल्टेज की पूर्ति हेतु। अब यहां पर अगर यदि आपके सामने बात करोगे कि पूर्ति हेतु, तो पूर्ति के लिए तो हम बूस्टर जनरेटर का भी उपयोग करते हैं। तो बूस्टर जनरेटर डीसी सीरीज में आ जाएगा। तो आपने को मेन इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि फील्ड एक्साइट करने के लिए और ड्रॉप वोल्टेज की पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट, अब बात करता हूं मैं सिंगल फेस मोटर की रनिंग वाइंडिंग में
देखो सिंगल फेज जो मोटर होती है अपनी, सिंगल फेज मोटर की रनिंग वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? तो देखो सिंगल फेज मोटर होती है हमारे पास दो प्रकार की होती है। इसमें दो वाइंडिंग रहती है, एक तो रनिंग रहती है और एक स्टार्टिंग। तो दो वाइंडिंगें अपने पास रहती हैं। जो भी सिंगल फेस की मोटर है उसमें वाइंडिंग कितने प्रकार की रहती है? दो प्रकार की। एक रहती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी रनिंग वाइंडिंग। अब दोनों वाइंडिंगों के बारे में फटाक से बताना है कि क्या क्या है इनकी विशेषताएं होती हैं। तो रनिंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है? रनिंग वाइंडिंग कैसी होती है? मोटा तार की होती है। कैसी होती है रनिंग वाइंडिंग? मोटा तार की। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसी हो जाएगी? पतला तार की। दोनों में साथ की साथ ही कंपैरिजन कर करके चलेंगे। तो मोटा तार हो गया। अब मोटा तार है तो क्या हो जाएगा? लंबाई क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? तो लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई कम। पतला है तो लंबाई ज्यादा, तो लंबाई अधिक हो गई। अब लंबाई कम है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। इसकी लंबाई अधिक है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अगर यदि प्रतिरोध इसका कम है तो इंडक्टेंस मान क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टेंस प्रतिरोध के अपोजिट होता है। तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और इसका प्रतिरोध अधिक है तो इसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर यदि मैं बात करूं कि गहराई की, तो रनिंग वाइंडिंग क्या होती है? स्टेटर में गहराई पर रहती है, में गहराई पर, जो आंतरिक स्लोटों पर, या बोल देंगे आंतरिक स्लोटों पर, अंदर वाले। और ये स्टेटर में बाहरी छोर पर। और बाहरी छोर पर है तो ये तो क्या हो गई? कम गहरी, और ये अधिक गहरी हो गई। तो अपने को याद हो जाएगा कि दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग है तो वो किस प्रकार की होती है? मोटा तार की और कम लंबाई की होती है। लंबाई कम होने से उसका प्रतिरोध कम रहेगा। प्रतिरोध कम है तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और इंडक्टेंस अधिक हुआ तो स्टार्टिंग का इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका इंडक्टेंस अधिक है तो इसका इंडक्टेंस कम हो गया। नेक्स्ट, अगर यदि मैं बात करूं कि इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में हम जो फेज अंतराल लेते हैं, क्या लेते हैं? फेज अंतराल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरा, मोटर में फेज अंतराल कौन सी मोटर में? सिंगल फेज मोटर में। फेज अंतराल मतलब दोनों फेजों के बीच में कितने डिग्री का एंगल रखा जाता है? 90 डिग्री का। फेज अंतराल कितना रखा जाता है? 90 डिग्री का। तो याद रह जाएगा कि सिंगल फेज में फेज अंतराल कितना रखा जाता है? 90 डिग्री का। नेक्स्ट, मोटर में अगर यदि ये फेज अंतराल कम हो जाए तो क्या होगा? फेज अंतराल कम होने के कारण, फेज अंतराल अगर यदि मोटर का कम हो गया तो क्या हो जाएगा? टॉर्क भी कम हो जाएगा, के कारण टॉर्क भी कम हो जाएगा। और टॉर्क का मतलब है घुमाव बल। टॉर्क का मतलब क्या है? घुमाव बल। तो घुमाव बल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंडक्टर के कारण धारा कौन सा प्रभाव दर्शाती है? इंडक्टर के कारण
धारा क्या करती है? कौन सा प्रभाव दर्शाती है भाई? तो इंडक्टर के कारण धारा कौन सा प्रभाव दर्शाती है? तो फटाक से नाम आ जाएगा लैंगिंग। कौन सा? लैंगिंग। और इंडक्टर की बजाय अगर यदि बात आ जाए किसकी? कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के कारण धारा प्रभाव दर्शाती है। कैपेसिटर के कारण कौन सा प्रभाव दर्शाती है? तो अगर यदि उसकी बात आए तो देखो उसके कारण कौन सा दर्शाएगी? लीडिंग प्रभाव। तो दो है हमारे पास, एक लैंगिंग और एक लीडिंग। तो याद रखना कि भाई इंडक्टर के कारण धारा कौन सा प्रभाव दर्शाएगी? लैंगिंग। और कैपेसिटर के कारण धारा कौन सा प्रभाव दर्शाएगी? लीडिंग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तब तक आप अगर यदि वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें और बने रहें इसी तरह लेटेस्ट क्वेश्चनों के लिए। नेक्स्ट, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी कैपेसिटर मोटर का स्थायी कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट कैपेसिटर। तो स्थायी कैपेसिटर मोटर का स्टार्टिंग एवं रनिंग टॉर्क होता है। कैसा होता है भाई? जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क में क्या संबंध होता है? तो एक समान होता है। क्या होता है? एक समान। मतलब स्टार्टिंग का टॉर्क किसके बराबर होता है? रनिंग के टॉर्क के बराबर। किसके बराबर? रनिंग का टॉर्क के बराबर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्डर में उपयोगी फ्लक्स। सोल्डर में सर्वाधिक उपयोगी फ्लक्स। तो सोल्डर में सर्वाधिक उपयोगी फ्लक्स कौन सा होता है हमारा? तो वो होता है दोस्तों रेजिन। कौन सा? रेजिन। नेक्स्ट, कैपेसिटर को पूर्ण चार्ज करने पर परिपथ में धारा का मान क्या होता है भाई? अगर यदि कोई कैपेसिटर है आपके पास और उसको पूर्ण चार्ज कर दिया तो परिपथ में धारा का मान क्या दर्शाएगा वो? तो धारा का मान क्या दर्शाएगा? शून्य। तो शून्य हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटर की सहायता से चालकों के बीच कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? तो नेक्स्ट है चालकों के बीच कैपेसिटर प्रयुक्त करने का कारण। अगर कोई दो चालकों के बीच हम कैपेसिटर लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? आर्क को कम करने के लिए या स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो आर्क को कम करने हेतु। किसके लिए? आर्क को कम करने हेतु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट में पानी और अम्ल की मात्रा। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रोलाइट में पानी व अम्ल की मात्रा। तो पानी और अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई? पानी और अम्ल की मात्रा 3:1। कितनी? 3:1। या फिर आपको अम्ल और पानी की मात्रा पूछे, किसकी? अम्ल व पानी की मात्रा। तो अम्ल की मात्रा कितनी? 1 और पानी की मात्रा 3। तो जो भी नाम पहले हो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। यहाँ पर जैसे पानी व अम्ल लिखा है तो 3:1। यहाँ लिख दिया मैंने अम्ल व पानी तो 1:3। नेक्स्ट, सामान्यतः बैटरी के डिब्बे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंटेनर, बने होते हैं। बैटरी के जो बाहरी कवर होता है, जो कंटेनर होता है, खोल होता है, वो किसका बना हुआ होता है? तो वो होता है आपका पॉलीप्रोपिलीन। किसका? पॉलीप्रोपिलीन। किसका बना हुआ है? पॉलीप्रोपिलीन का, या पॉलीप्रोपेलीन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक नेटवर्क परिपथ में धारा। परिपथों में धारा का निर्धारण किया जाता है। परिपथों में धारा का निर्धारण कैसे करते हैं? तो वो करते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक नेटवर्क द्वारा। किसके द्वारा करेंगे हम? इलेक्ट्रिक नेटवर्क द्वारा। परिपथों में धारा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रिक नेटवर्क द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई। स्विच बोर्ड की फर्श या धरातल से ऊंचाई तो कितनी होनी चाहिए? अगर यदि मैं बात करूं मीटर में तो 1.25 मीटर, या फुट में बात करें तो 4 फुट। स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.25 मीटर, या अगर यदि मैं फुट में बात कर रहा हूं तो कितनी? 4 फुट हो जाएगी। इसी हिसाब से अगर यदि मैं बात करूं स्विच बोर्ड की, होगी पावर सॉकेट की, तो पावर सॉकेट भी हमारे इसी हाइट पर लगेगा। अब लैंप होल्डर की छत से दूरी, एक अपनी पंखे की ब्लेड की ऊंचाई। 2 चीजें और रह गई, तो लिखो छत पंखे की ब्लेड की फर्श से ऊंचाई। तो छत पंखे की ब्लेड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2.7 मीटर। कितनी? 2.7 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2.7 मीटर की। अगर यदि मैं फुट की बात करूं तो 8 फुट। अब छत से बल्ब के बीच की दूरी, छत से बल्ब के बीच की दूरी, तो छत से बल्ब के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 0.3 मीटर या 1 फुट।
अगर यदि छत पे पट्टियाँ लगी हुई हैं और छत के पास में बल्ब लगाना है तो छत से कितनी निश्चित दूरी पर होना चाहिए, वो कम से कम 1 फुट की दूरी पर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, आईसीडीपी की उच्चतम धारा, आईसीडीपी की उच्चतम धारा। तो आईसीडीपी की उच्चतम धारा कितनी होती है? तो आईसीडीपी की उच्चतम धारा होती है 32 एम्पियर। और ध्यान रहे कि आईसीडीपी है, आईसीडीपी का पूरा नाम क्या हो गया? आयरन कवर्ड डबल पोल, 2 पोल की, जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे हैं। तो इसलिए आपकी तैयारी के लिए इन सभी को नोट कर लें। थैंक यू।